शुभ प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सभी। हम सभी जानते हैं क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिनके बारे में हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं। लेकिन क्रिया के कुछ और भी भेद होते हैं जिनके विषय में बार बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं भेदों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कर्म के आधार पर क्रिया को हम दो भागों में बांटते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन संरचना के आधार पर क्रिया को और आगे चार भेदों में बांटा जाता है: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया को इंग्लिश में कंपाउंड वर्ब कहते हैं, नाम धातु क्रिया को नॉमिनल वर्ब कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया को क्योजल वर्ब कहते हैं और पूर्वकालिक क्रिया को एब्सोल्यूटिव वर्ब कहते हैं। जब भी हम व्याकरण पढ़ते हैं तो दो या तीन भाषाओं के व्याकरण को एक साथ अगर संबंधित करके पढ़ते हैं तो बातें हमें ज़्यादा समझ आती हैं। हम देखते हैं हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में और इंग्लिश में जो व्याकरण है, ग्रामर है, उसमें एक जैसे टॉपिक होते हैं। अगर तीनों भाषाओं के टॉपिक को हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ आती हैं। जब हम इंग्लिश ग्रामर में इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम हिंदी से रिलेट कर सकते हैं। जब हिंदी व्याकरण में हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश के ग्रामर से रिलेट कर सकते हैं। आइए इन सभी क्रियाओं के विषय में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ होना। जो क्रियाएं दो धातुओं के मिल से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दो धातुओं को जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है और मिलाकर एक संयुक्त क्रिया बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, वे चले गए। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, चलना और जाना। दोनों को मिलाने के बाद हमने एक क्रिया के जैसे प्रयोग किया है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, पकड़ना और लेना। दोनों को जोड़कर हमने एक क्रिया के जैसे प्रयोग किया है। छात्र हंसने लगे। हंसना और लगना, दो क्रियाओं को जोड़ा गया है। आकाश में बादल घिर आए। घिरना और आना, यहाँ पर भी दो क्रियाओं को जोड़ा है। यानी कि जहाँ पर दो क्रियाओं या दो धातुओं को जोड़ने के बाद एक संयुक्त क्रिया का निर्माण किया जाता है, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। जिस प्रकार संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार संयुक्त क्रिया में दो क्रियाओं को, दो धातुओं को जोड़ दिया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में भी आप कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हैं, कंपाउंड वर्ब पढ़ते हैं। वहाँ पर भी दो वर्ब को जोड़ दिया जाता है, दो सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है। कुछ और उदाहरण आप देख सकते हैं। वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो। वह पेड़ से कूद पड़ा, मैंने किताब पढ़ ली। वह खेलती कूदती रहती है, आप आते जाते रहिए। चिड़िया उड़ा करती हैं, अब त्याग पत्र दे ही डालो। तो यहाँ पर आपने देखा, खाने लगा, खाना और लगना, पढ़ने दो, पढ़ना और देना, कूद पड़ा, कूदना और पढ़ना, पढ़ ली, पढ़ना और लेना। इस तरह से दो दो क्रियाओं को जोड़कर एक संयुक्त क्रिया बनाई गई है। तो इस तरह के वाक्य अगर आपको किसी भी एग्जाम में मिलते हैं, परीक्षा में मिलते हैं और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार की क्रिया है, तो आप पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त क्रिया है, क्योंकि दो क्रियाओं को यहाँ पर जोड़कर एक क्रिया के जैसे प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रकार है नाम धातु क्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार इन सभी क्रियाओं से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। नाम धातु क्रिया, इन क्रियाओं को मूल धातु के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करके बनाया जाता है। यानी कि इनका निर्माण हम मूल धातुओं के साथ नहीं करते हैं, बल्कि संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से या अव्यय शब्दों की सहायता से कुछ प्रत्यय जोड़कर इस प्रकार की क्रियाओं का निर्माण करते हैं। इसीलिए इनको हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। आइए परिभाषा को और स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ संज्ञा शब्द हैं जिनकी सहायता से हमने नाम धातु क्रियाएं बनाई हैं। शर्म से हमने शर्माना बनाया है, लात से लतियाना, फटकार से फटकारना, फिल्म से फिल्माना, टक्कर से टकराना, बात से बतियाना। यहाँ पर शर्म, लात, फटकार, फिल्म, टक्कर, बात, ये कोई धातु नहीं है बल्कि संज्ञा शब्द हैं और इन संज्ञा शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग करके हमने नाम धातु क्रिया बनाई है। परीक्षा में आपको फटकारना शब्द दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार की क्रिया है, तो वहाँ पर आपको लिखना होगा नाम धातु क्रिया। सर्वनाम शब्द की सहायता से अपना से अपनाना बना सकते हैं। ऐसे ही विशेषण शब्दों से भी नाम धातु क्रियाएं बनती है। साठ से सठियाना, गरम से गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना।
अव्यय शब्दों की सहायता से भी नाम धातु क्रियाएं बनाई जाती हैं। खटखट से खटखटाना, टिमटिम से टिमटिमाना, भिन भिन से भिन भिनाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जब ये शब्द हमारे पास परीक्षाओं में आते हैं तो अगर हमें इनकी परिभाषा समझ नहीं आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं। हम दो ही प्रकार की क्रियाओं को अपने दिमाग में लेके चलते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हमने देखा इन क्रियाओं की रचना हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों से की है, इसीलिए रचना के आधार पर हमने क्रिया के 4 और भेद बनाए हैं। नाम धातु क्रिया के और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, कुछ और उदाहरण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पर किसी को कुछ काम करवाने के लिए प्रेरणा दी जाती है, यानी कि खुद काम नहीं किया जाता लेकिन दूसरे से प्रेरणा देकर काम करवाया जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पिताजी माली से पौधों में पानी डलवाते हैं। पिताजी स्वयं पानी नहीं डालते बल्कि माली से पौधों में पानी डलवाते हैं। मालिक ने उससे सामान मंगवाया। मालिक खुद सामान लेकर नहीं आते बल्कि उससे सामान मंगवाया। नौकर ने मुझसे पत्र लिखवाया। नौकर ने मुझसे पत्र लिखवाया, खुद पत्र नहीं लिखा। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रिया कर्ता के द्वारा नहीं की जा रही है बल्कि किसी और से प्रेरणा देकर करवाई जा रही है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्रिया का अगला प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यानी कि यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है उससे पहले एक और क्रिया पूरी हो चुकी होती है। पूर्वकालिक यानी एक क्रिया पहले पूरी हो चुकी होती है, उसके बाद हमारी मुख्य क्रिया होती है। उदाहरण के लिए, बच्चा दूध पीकर सो गया। यहाँ पर मुख्य क्रिया सोना है लेकिन उससे पहले भी पीकर यानी पीना क्रिया पूरी हो चुकी है। अतिथि खाना खाकर चले गए। चले जाना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, उससे पहले खाकर यानी खाना यहाँ पर क्रिया पूरी हो चुकी है। छात्र पढ़कर खेलने चले गए, तो यहाँ पर पढ़कर पढ़ने का कार्य पहले पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार की क्रियाएं जहाँ पर आती है वहाँ पर पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। किसी मुख्य क्रिया से पूर्व घटित क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया पहले पूरी हो चुकी होती है, उसके बाद मुख्य क्रिया घटित होती है। पूर्वकालिक क्रियाएं मूल धातु में कर शब्द जोड़कर बनाई जा सकती हैं, जैसे पीकर, खाकर, पढ़कर। इस तरह मूल धातु में अगर हम कर शब्द जोड़ देते हैं तो वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। आइए क्रियाओं के विषय में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। वाक्य में मूल क्रिया के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी प्रयोग की जाती हैं। ऐसी क्रियाओं को हम सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वह चढ़ रहा है, वे बैठे थे, वे आ रहे होंगे। इन वाक्यों में हमने देखा चढ़ना मुख्य क्रिया है और रहा है इसकी सहायक क्रिया है। वे बैठे थे, बैठना मुख्य क्रिया है और थे यहाँ पर सहायक क्रिया का कार्य कर रहा है। वे आ रहे होंगे, आना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, रहे होंगे यहाँ पर सहायक क्रिया है। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थ में विशेषता लाने वाली सहायक क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे डालना, पढ़ना, जाना, लेना, देना। इनको हम रंजक क्रियाएं कहते हैं। ये सहायक क्रियाओं की तरीके से प्रयोग की जाती है लेकिन अर्थ में विशेषता लाने के लिए प्रयोग की जाती है। उदाहरण देखते हैं। सैनिक ने आतंकवादी को मार डाला। मारना यहाँ पर मुख्य क्रिया है लेकिन डाला यहाँ पर उसके अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए सहायक क्रिया के तौर पर प्रयोग किया है। वह रो पड़ा, रोना मुख्य क्रिया है लेकिन पड़ा यहाँ पर विशेषता दिखाने के लिए रंजक क्रिया के तौर पर प्रयोग किया है। बच्चा दूध पी गया, पीना यहाँ मुख्य क्रिया है और गया शब्द का प्रयोग सहायक क्रिया यानी रंजक क्रिया के तौर पर किया है। बच्चे ने दूध पी लिया, पीना क्रिया है और लिया यहाँ पर रंजक क्रिया है। उसने कूड़ा सड़क पर फेंक दिया, फेंकना मुख्य क्रिया है और दिया यहाँ पर रंजक क्रियाएं हैं। तो ये सारी रंजक क्रियाएं अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। आज हमने रचना के आधार पर क्रियाओं के भेद पढ़े। आशा है आपको समझ में आए होंगे। परीक्षाओं में बार बार इस प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करने से आप इनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।